नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी। जी हाँ, हर्षवर्धन का जीवन काल। वर्धन राजवंश की अगर हम चर्चा करें और उसके युग की अगर हम बात करें तो गुप्त सम्राट या कहें कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छठी शताब्दी में कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जो विकेंद्रीकरण की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। इसी समय देश के इतिहास में एक उच्च स्थान पा लेने वाले शासक की एंट्री होती है और वह है हर्षवर्धन। जी हां, हर्षवर्धन के जीवन काल की अगर हम बात करें तो शिक्षा साहित्य में विशेष प्रगति हुई भारत में इस समय। हर्ष ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही इस काल में उसने पौराणिक ग्रंथ तथा जैन भी यहां पर प्रमुख धर्म माने जाते थे। हर्षवर्धन के समय जैन धर्म को भी काफी अच्छा संरक्षण प्रदान किया गया। बहुत कम इतिहास में आप पढ़ पाते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है और बौद्ध धर्म को अपनाता भी है। हर्षवर्धन के बारे में आपने कादंबरी और हर्ष चरित्र यह रचना जरूर पढ़ी होगी या कहें कि हर्ष की स्वयं की रचनाएं भी पढ़ी होगी, क्योंकि हर्षवर्धन एक उच्च कोटि के कवि भी थे। आज इसी लेक्चर में हम हर्षवर्धन के स्रोत को समझेंगे, उनकी विजयों की चर्चा करेंगे और किस तरह से राजश्री यानी कि अपनी बहन को उन्होंने खोज निकाला था। कहां से इस राजवंश की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हेडिंग में आप लिखेंगे वर्धन वंश के स्रोत, यानी कि जानकारी के स्रोत है ना। क्या लिखना है? वर्धन वंश यानी कि उसकी जानकारी के स्रोत। पहला पार्ट आपका यही है। अब इस पार्ट में आप देखें तो सबसे पहला आता है बाणभट्ट के ग्रंथ। अब बाणभट्ट के ग्रंथ में सबसे पहले हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है, या कहें कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि पहला पार्ट तो यह है। और इन्होंने दो मुख्य ग्रंथ लिखे हैं बाणभट्ट ने। दो मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है हर्ष चरित्र और दूसरा है कादंबरी। इन दोनों ग्रंथ में हमें हर्षवर्धन की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है और अगर कहें तो अतिशयोक्तियों से भरपूर है ये दोनों के दोनों ग्रंथ। इसमें बड़ी प्रशंसा की गई है हर्षवर्धन के इतिहास को लेकर, उसकी उपलब्धियों को यहां पर बताया गया है। कादंबरी की अगर मैं चर्चा करूं तो कादंबरी दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है, विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है और रहस्यमय रचना भी इसको कहा जाता है। रहस्यमय इसलिए है कि कादंबरी को पूरा अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कादंबरी में एक तोता और एक मैना होती है। मैना तोते को कहानी सुनाती है और फिर अंत में कहती है, तोता पूछता है कि कौन कादंबरी, तो फिर मैना कहती है कि अरे मैं खुद ही कादंबरी। तोता नहीं मानता कि नहीं, आप कैसे कादंबरी हुई। तो एक बड़ी रहस्यमय रचना को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट कोई और नहीं थे। बाणभट्ट का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ था, यानी कि सीधी जिले में इनका जन्म होता है। इनके जीवन काल के बारे में हम बाद में जरूर पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर है वह हर्षवर्धन को लेकर है, या उनके प्राप्त स्रोत कहाँ से हमें मिलते हैं उसको लेकर है। हर्ष चरित्र और कादंबरी इन दोनों की रचनाएं जो है वह सोन नदी के किनारे पर लिखी गई थी, यानी कि मध्य प्रदेश की सोन नदी के तट पर। चाहो तो लिख लीजिए, ना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पार्ट आता है स्वयं हर्ष की रचनाएं। अब देखिए हर्ष की रचना में क्या क्या है। देखो बेटा, हर्ष की रचना में अगर अपन देखें, अरे किधर गया, ठीक है। देखो
हर्ष जो थे वो एक अच्छे खासी कवि और नाटककार भी थे, है ना। तो इनकी विशेषता को जरूर लिखना है, कई बार पूछ लिया जाएगा। क्या थे? हर्ष कवि एवं नाटककार, है ना, ऐसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी 3 रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की कितनी है? 3 रचनाएं हैं। अब तीनों कौन कौन सी है? देखो, तीनों में अगर आप देखें तो सबसे पहली है आपकी नागानंद। तीसरी है आपकी प्रियदर्शिका। तीसरी है आपकी रत्नावली। तो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इसमें हमें भारतीय समाज की अच्छी खासी झांकी मिल जाती है देखने के लिए, यानी कि भारतीय स्रोत को अच्छे से समझ सकते हैं इनकी रचनाओं के माध्यम से। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर्षवर्धन की स्रोत क्या है? तो बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं, हर्षचरित्र और कादंबरी। अभी आप जाएंगे कि सर चीनी यात्री वगैरह आए तो उनके बारे में है विवरण, बट अभी पहले ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये हाईलाइट पॉइंट है और यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन को अपन। अब हम चर्चा करते हैं ताम्रलेख की, कि इनके ताम्रलेख कहां से प्राप्त होते हैं। देखिए, ताम्रलेख हो गया, ताम्रलेख वाला पार्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो हर्षवर्धन के 2 ताम्रलेख प्राप्त होते हैं, बांसखेड़ा और मधुवन। कितने ताम्रलेख प्राप्त होते हैं? 2। कहां कहां से होते हैं? एक है बांसखेड़ा और मधुवन, ये उत्तर प्रदेश में है ना, यूपी। बस इतना याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा आप देखें तो इन लेखों के नाम प्रसिद्ध है, हर्ष का यहां पर परिचय मिलता है। इनमें हर्ष के वंश का परिचय प्राप्त होता है, इतना जरूर याद रखना है। वंश का परिचय। इसके अलावा सोनपत जो है वर्तमान का, आप कह सकते हैं हरियाणा वाला पार्ट, सोनपत से एक तांबे की मोहर मिली है, वो हर्षवर्धन के काल की है। और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मोहर। तो देखिए, इतिहास के स्रोत में आपने क्या समझा भाई? आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? सीधा सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा कि हर्षवर्धन के ताम्रलेख कहां से प्राप्त होते हैं। एक वैकल्पिक होगा भाई, वैकल्पिक में दिया जाएगा बांसखेड़ा, मधुवन ना दे वहां पर, है ना, बांसखेड़ा होगा, विकल्प पे लगा दीजिएगा। मधुवन भी आ सकता है, बांसखेड़ा ना पूछे तो मधुवन पूछ सकते हैं आपसे, है ना। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से ताम्रलेख से हर्ष के वंश का परिचय प्राप्त होता है, तो आप मधुवन बांसखेड़ा लिख सकते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय की तांबे की मोहर कहां से प्राप्त हुई भारत में? तो सोनपत से। आप चाहो तो मैप भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूंगा कि यह जरूरी है, मैप जो साम्राज्य का विस्तार होगा, यानी कि हर्षवर्धन का जब प्रारंभिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर आप मानचित्र बनाइएगा किस तरह से उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज का राज शासन साथ साथ में संभाला था। इसके बाद अब हम बात करते हैं चीनी यात्री युआन च्वांग की। अरे वही हेनसांग, भूल गए इतनी जल्दी क्यों? अच्छा, इसलिए भूल गए आप लोग क्योंकि आपको तो पुस्तकों में यही बताया गया कि भैया हेनसांग आया था। हेनसांग का वास्तविक नाम आपको नहीं बताया गया है, समझ रहे हैं आप? आज आपको वास्तविक नाम भी पता चलने वाला है। अब चीनी यात्री विवरण में देखो बेटा, है ना, चीनी यात्री
युआन चोंग। मने कहे तो हैनसांग। ये इसका वास्तविक नाम था। इनका सबसे प्रसिद्ध लेख है भारत यात्रा का वृतांत। क्या लिखा इन्होंने? भारत यात्रा वृतांत, ठीक है, ये इनका लेख है। फयान के भांति इन्होंने भी बौद्ध धर्म के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों की खोज की तथा बौद्ध धर्म तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और हजारों मील चलकर ये भी भारत आ पहुंचा था। उस समय भारत के जो राजा थे वह हर्षवर्धन थे। ये आपको याद रखना है कि इस समय जो किंग थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किन के समय काल पे इन्होंने यात्रा की थी हेनसांग ने, या कहें कि हेनसांग का वास्तविक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बेटा आपको ये याद रखना है, हर्षवर्धन से इसकी घनिष्ठता थी, यानी कि हर्षवर्धन का दोस्त था ये। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक मित्र था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से एजुकेशन प्राप्त किया। किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। प्रसिद्ध विद्यालय लिख देते हैं से शिक्षा पाई, यानी कि शिक्षा ग्रहण की इसने। तो एक अच्छी खासी जानकारी देखो चीनी यात्री की इसकी रचनाओं को संरक्षण मिलता है यहाँ पर, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में इसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा क्योंकि एक बहुत अच्छा मित्र था। घनिष्ठता अगर शब्द किसी का आगे लगता है तो समझ जाइए वो कि बहुत ही करीबी व्यक्ति था ये। इसके लेख से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है, अपनी यात्रा में इसने क्या क्या बताया है। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक व्यक्ति था ये। कैसा था? धार्मिक व्यक्ति था ये। जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पांचवा जो है आपका, क्योंकि अब तक चार बता दिए हमने, पांचवा जो है वो है ऐहोल अभिलेख। अब ऐहोल अभिलेख क्या है? पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से भी वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसका ये? पुलकेशी सेकंड, है ना। इसके ऐहोल अभिलेख से भी वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बस इतना लिख लीजिएगा। और आप शुरुआत करते हैं वर्धन वंश के प्रारंभिक इतिहास की। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। यहां पर देखो, सबसे जरूरी है आपको समझना, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भारत का एक मानचित्र बनाना पड़ेगा हमें। जस्ट मिनट। ये जो आप अंदर का पार्ट देख पा रहे हैं, ये वर्धन वंश जो है उसका एक विस्तार था, यानी कि वर्धन राजवंश का ये साम्राज्य था। यहां पर देखिए वल्लभी, उज्जैन, मालवा का विदिशा और नर्मदा नदी का किनारा, जरूर याद रखना है ना। इसकी सीमा थी ये वाली बॉर्डर, ये है ना। ऐसे कर लेते हैं अपन
ये नर्मदा नदी इसकी सीमा थी जब युद्ध होगा पुलिकेशिन द्वितीय के साथ, है ना। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर कन्नौज, थानेश्वर, 2 कैपिटल पे रूल करता है ये है आपका वल्लभी गुजरात वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका उज्जैन, ये आपका विदिशा, कन्नौज, थानेश्वर, 2 कैपिटल पे रूल करेगा ये, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके प्रारंभिक इतिहास को। हर्षवर्धन के प्रारंभिक इतिहास में समझते हैं। मधुबन के ताम्र लेख जो अभी आपने पढ़ा था वहां से हर्ष की वंशावली दी हुई है। यहां पर बना देते यूपी वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं अपन मधुबन। और यहां से क्या प्राप्त होता है, हर्ष की वंशावली। हर्ष की वंशावली, यहां से हर्षवर्धन की हमें वंशावली प्राप्त होती है। अब इनके पूर्वज कहाँ कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया तो पूर्वज जो थे वो थानेश्वर कहते हैं। किसके पूर्वज, हर्षवर्धन के। इसको स्थानेश्वर भी कहा जाता है ना, थानेश्वर को याद रखना, स्थानेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बस इतना याद रख लीजिएगा, बाकी काम तो हो गया है। तो पृष्ठभूमि किस तरह से बनती है, हर्ष के लेख से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। वैसे 4 राजाओं का उल्लेख आता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हर्षवर्धन है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हर्षवर्धन का जीवन काल शुरू होता है, किस तरह से वो राज सिंहासन संभालेंगे। देखिए प्रभाकर वर्धन जो थानेश्वर के राजा थे और उनकी वाइफ थी यशोमती। संघ यशोमती, यानी कि प्रभाकर वर्धन की वाइफ यशोमती थी, राइट। इन दोनों से 2 पुत्र और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कि प्रभाकर वर्धन की वंशावली की अगर हम चर्चा करें तो एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था पहला राज्यवर्धन, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरी है राज्यश्री। तीन संतानें थी प्रभाकर वर्धन और यशोमती की, जिसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। राजश्री का विवाह किसके साथ किया गया, तो राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा अब कन्नौज के राजा कौन थे, ग्रहवर्मा के साथ। साथ कर दिया है, निमंत्रण देते, हम भी आते, खाना वाना खाते हैं, प्रीति भोज बताते,
चलो कोई बात नहीं, कार्ड नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो रहे हैं। नहीं, विवाह में आते कुछ उपहार वगैरह देते हैं, हम भी कुछ खा लेते हैं, चलो ठीक है। तो राजश्री का विवाह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कन्नौज के कौन से राजा के साथ हुआ था, तो ग्रहवर्मा के साथ इनकी शादी होती है। 605 में, कब? 605 ईस्वी में। पॉइंट बनाएंगे आप ऐसे। 605 ईस्वी में हर राज्यवर्धन द्वितीय, क्योंकि इसके पहले भी एक राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन प्रथम, 4 राजाओं के नाम थे। ये राज्यवर्धन द्वितीय याद रखना है इसको, है ना, नहीं तो आप प्रथम मत याद रखना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लगाओगे प्रथम। ये प्रथम नहीं थे, ये द्वितीय थे। प्रथम तो थे, इनके अंकल थे राज्यवर्धन, प्रथम जो हुए हैं उनके बारे में कुछ ज्ञात जानकारी प्राप्त नहीं होती है, आदित्य वर्मन वगैरह। तो बस इतना जरूर याद रखना, इनको सेकंड कहा जाता, बस इतने में काम हो जाएगा। तो राज्यवर्धन द्वितीय क्या करता है, हुनों को पराजित करने के लिए आगे बढ़ता है। अब किससे ये लड़ाई करेगा, हुनों का दमन करने के लिए आगे बढ़ता है। हुनों का दमन किया, बस इतना लिख लो, काम हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आएगा कि भैया हुनों पर आक्रमण किसने कर दिया था। इसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। याद रखना है, यशोमती क्या है, सती हो जाती है। बाणभट्ट ने लिखा है कि जैसे ही राज्यवर्धन को पता चलता है कि उसके पिताजी नहीं रहे, उसके माताजी भी नहीं रही, तो वो राज्य का कारभार संभालने के लिए आगे बढ़ता है। इस समय मालवा के राजा इसी समय पर मालवा के राजा कौन थे, तो याद रखना देवगुप्त। देवगुप्त ने गोंड राजा शशांक से मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। गोंड शासक शशांक से मिलकर किस पर अटैक कर दिया इन दोनों ने मिलकर। याद रखना, देवगुप्त के बारे में बहुत कम पढ़ाते हैं आप लोगों को, या पढ़ने को मिलता है। किस पर आक्रमण कर दिया इन दोनों ने मिलकर, कन्नौज पर। अब कन्नौज पर कौन थे भैया, सीधी सी बात है, राजश्री को इन्होंने जीत लिया और उसको कारागार में डाल दिया गया। इसका पति मारा जाता है, कौन, ग्रहवर्मा। यानी कि ग्रहवर्मा पर जो अटैक किया गया था वो मालवा के शासक देवगुप्त ने किया था और गोंड शासक शशांक से मिलकर करता है। ये दोनों ने मिलकर ये अटैक किया था और ये बहुत कम आपको बताया जाता है हिस्ट्री में कि कौन सा मालवा का राजा था उस समय। तो याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ समय बाद जब अटैक होता है तो राज्यवर्धन मालवा के राजा को सरलता से हरा देता है, यानी देवगुप्त को हरा भी देता है ये। परंतु इसी बीच में धोखे से शशांक ने, किसने, इस शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हत्या, बस इतना लिख लो, किसने हत्या कर दी, शशांक ने कर दी। और फिर युद्ध में एक नया टर्न होता है, फिर युद्ध किसके पक्ष में चलेगा, सीधी सी बात है, शशांक के पक्ष में चलेगा। और शशांक अब किसकी नजरों में चढ़ चुका है, हर्षवर्धन की नजरों में चढ़ गया है, इसलिए हर्षवर्धन अब बदला लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से कन्नौज और थानेश्वर की जवाबदारी किस पर आ टिकती है, हर्षवर्धन पे। राजश्री यहां से भाग निकलती है और अपनी बहन को ढूंढना, दोनों राज सिंहासनों को संभालना, यानी कि जीजा वाला पार्ट भी संभालना है, खुद का भी संभालना है। तो दो चीजें उस पर आती है। तीसरा पार्ट होता है उसकी बहन को खोज निकालना। अब बहन को कैसे निकालेगा, मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतों से ढूंढेगा, ठीक है, और उसके दोस्त की सहायता से, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे।